हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीओसी के लेक्चर 6 शुरू करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करना है ये सिखाया था। उससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि रेजोनेंस किसे कहते हैं और आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। आज इस लेक्चर में मेरा दो एजेंडा है। पहला मैं ये बताऊंगा आपको कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खींचना वो तो आप सीख चुके हैं, लेकिन खींचते वक्त क्या आप गलतियां कर सकते हैं, है ना, कहां आपको है ना क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस चीज का ध्यान देना है, इस चीज पे बातचीत करेंगे। और दूसरी चीज जिस चीज पे हम लोग बातचीत करेंगे वो है क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे निकाली जाए। इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि 4 ऑप्शन देके पूछा जाएगा कि इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो मेनली दो एजेंडा है हमारा, इन दो चीजों को हम लोगों को इस लेक्चर में सीखना है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 things which should be taken care while drawing a resonating structure. तो किन चीजों का ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए। तो पहली चीज क्या है इसमें, फर्स्ट थिंग, जैसे अगर मैं आपको ना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं कि यहां पर एक मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस एक मॉलिक्यूल है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि पहले पे पाई बॉन्ड है, दूसरे से मतलब नहीं, तीसरे पॉजिटिव है, तो यहाँ पाई और पॉजिटिव रेजोनेंस है। ठीक है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि ऐसे केस में रेजोनेंस जो है वो पाई बॉन्ड पॉजिटिव की तरफ जाता है और ये ऐसा रेजोनेंस होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई है कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना है इसका। ठीक है, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा वो आ जाएगा ऐसे CH3 CH प्लस, ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब अगली बात क्या, ठीक है, अगली बात ये है कि अगर मैं ऐसा करूं कि इस हाइड्रोजन को यहां ले जाऊं तो ये पॉजिटिव यहां आ जाए, ठीक है ना, तो करते क्या है, H माइनस के रूप में, हाइड्राइड के रूप में इसको यहां जोड़ दीजिए, यहां प्लस आ जाए, तो एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है क्या, CH2 प्लस CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में दोनों तीनों में कोई फर्क नहीं लग रहा, ठीक है, बारीक सा फर्क है, एक एटम यहां से यहां माइग्रेट कर गया है, देख के लग रहा है जैसे ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, पर ध्यान दीजिएगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खींचते वक्त सबसे पहली चीज जिस चीज का आपको ध्यान देना है कि एटम्स की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं करेगी, ये मॉलिक्यूल जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर यहाँ CH3 है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अगर 3 यहां जुड़ा है तो यहां भी 3 जुड़ा होना चाहिए, यहां भी 3 जुड़ा होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम्स माइग्रेट, या कोई भी एटम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे माइग्रेट नहीं कर सकता, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको लिखते क्या है, पहला प्रिकॉशन क्या रखना है आपको कि द रिलेटिव पोजीशन ऑफ resonating structure, the relative position of atoms, कई बार न्यूक्लियाई भी लिख देते हैं ना, न्यूक्लियाई भी लिख देते हैं, तो एटम में न्यूक्लियाई होता है। एटम्स should not change, बदलना नहीं चाहिए। ये पहला नियम है कि एटम्स की रिलेटिव पोजीशन आप नहीं बदल सकते। ठीक है, दूसरी चीज क्या, सेकंड चीज जिस चीज पे आपको ध्यान देना है वो है, अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, ठीक है, जैसे कि आपने ये स्ट्रक्चर देखा है ना, मान लीजिए यहाँ NH2 है, इसको एनिलीन कहते हैं। एनिलीन जो है एसिडिक मीडियम में H प्लस को पाकर, ठीक है ना, ये बेस है, आगे भी बताऊंगा ये बेस कैसे है और ये एसिड कैसे है, ठीक है, ये इसमें चेंज कर जाएगा। ठीक है, अब NH3 प्लस में ये जो है
H प्लस यहाँ आ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो H प्लस उससे जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा, तो यहां पर ऐसा हो जाएगा NH3 प्लस। ठीक है, ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां रेजोनेंस है, क्योंकि यहां पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे लोन पेयर है, यहां ऐसा वाला रेजोनेंस है, नो डाउट। ठीक है, यहां पे रेजोनेंस है, यहां पे रेजोनेंस है, यहां पे भी पाई के अल्टरनेट पे, पहले पे पाई बॉन्ड, दूसरे पे कुछ मतलब नहीं, मुझे तीसरे पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे भी रेजोनेंस दिखाई पड़ रहा है। और आप क्या करेंगे, आप इसको यहां मूव कर दीजिए ऐसे। ठीक है, आप जानते हैं कि पाई पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब अगर पाई पॉजिटिव की तरफ मूव करता है तो आपने यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचा। ठीक है, आप खींच भी देंगे एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं। कई बार लोग, नए लोग जो रेजोनेंस के बारे में नहीं जानते हैं, वो ये कर भी बैठते हैं। ठीक है, अब ये इधर चला गया और यहां प्लस आ गया। ठीक है, ऐसे प्लस आ गया और ये पाई बॉन्ड है, अब ये पाई बॉन्ड है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ रॉन्ग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक गलत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्यों गलत है, क्या गलती हो गई इसमें? इसमें गलती ये हुई कि ये, अगर आप इसको बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। क्या इसमें गलती ये हुई है कि यहां पर नाइट्रोजन पेंटावेलेंट हो गया है। पेंटावेलेंट मतलब 5 बॉन्ड हो गए। तो मन में आता है तो ठीक है, 5 बॉन्ड हो गए तो कौन सी बड़ी बात है, 5 बॉन्ड होने में क्या दिक्कत है ना। PCl5 में फास्फोरस के 5 बॉन्ड होते हैं। तो बताना चाहता हूं कि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का मेंबर है पीरियोडिक टेबल में, और सेकेंड पीरियड में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2s2 2p6, बस 2d नहीं होता। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता है, यानी 4 ही बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। पर यहां पे आपने नाइट्रोजन के रेजोनेंस करने के चक्कर में, है ना, नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड बना दिया है यहां पे। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स अलाउड नहीं है, ध्यान देंगे। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स अलाउड नहीं है जहां पर आपका नाइट्रोजन जो है ना, पेंटावेलेंट हो जाए। ठीक है, या मैं कहना चाहता हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते वक्त लेविस थ्योरी का ध्यान रखिए। लेविस थ्योरी का जो ऑक्टेट रूल है, कम से कम सेकंड पीरियड के लोगों के लिए वो वायलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखना चाहता हूं क्या, अब यहां पे क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहां पे आपने लेविस थ्योरी को, है ना, लेविस थ्योरी वायलेटेड, लेविस थ्योरी या लुईस थ्योरी जो है वो वायलेट हो गई, यहां पे वायलेट हो गया, इज वायलेटेड। तो मैं कहना चाहता हूं, तो दूसरी चीज जिस चीज का आपको ख्याल रखना है वो है कि, है ना, while drawing a resonating structure, while drawing, है ना, resonating structures, take care that इसको इधर रखें, take care that Lewis theory is not violated। ठीक है, लेविस थ्योरी जो है वो वायलेट ना हो। ठीक है, इस चीज का आपको ख्याल रखना। ठीक है, अगला नियम क्या, अगला नियम, नेक्स्ट नियम क्या है, थर्ड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते वक्त आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स और लोन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वो बदलने नहीं चाहिए। फॉर इंस्टेंस, है ना, मैं तीसरी बात बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है ना, इस तरह से। ठीक है, ये कंपाउंड है। अब आप यहां पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स के पेयर देखिए तो एक पेयर, दो पेयर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके कहते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चरों में पढ़ाया है। ठीक है, रेजोनेंस की शायद मेरे ख्याल से लेक्चर में 3 में होगा। ठीक है, जहां पे मैंने बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं। तो अगर आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स का ज्ञान नहीं है तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर है वो यहाँ पे 2 पेयर है। ठीक है, 2 पेयर है। अब कोई इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे खींच सकता है क्या, कि वो कहे कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना दे। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है, कोई लेविस थ्योरी वायलेट नहीं हो रही है, बिल्कुल सही लग रहा है ये स्ट्रक्चर, पर इसके बावजूद ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है।
ठीक है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 2 पेयर्ड थे, ठीक है 2। यहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, पेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप देखेंगे यहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 रह गया है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई वाले है ना यहां पे 2 हो गए, 2। तो दिक्कत यह है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर यहां पे भी यहां 2 पेयर्ड थे तो यहां पे भी 2 पेयर्ड होने चाहिए थे, ठीक है। यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर 0 थे तो यहां पे भी 0 होने चाहिए थे, ठीक है। ये दो अनपेयर्ड नहीं होने चाहिए थे। तो ये रेजोनेंस का एक नियम है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचिए उसमें ये जो आता है ना, ये सेट कि पेयर्ड 2 है, अनपेयर्ड 0 है, वो चीज थ्रू आउट मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। यहां भी 2 और 0 ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल बताऊं इसको कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचिए, ये है एक, ऑफ कोर्स फिर से वही बात आ गई यहां पे, है ना। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना 2 है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हो जाएंगे, 2 है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है, ठीक है, 0 पे है, यहां पे 0 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये एक सेट है। अगर आप इसका सही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे तो आपको पता है पाई की तरफ जाता है, ये इधर जाएगा और ये ऐसे टूट जाएगा, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। ऐसा हो जाएगा, यहां डॉट और यहां डॉट, ठीक है, यहां डॉट आ जाएगा, और ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर आप ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करिए कि सर पेयर्ड कितना है यहाँ पे और अनपेयर्ड कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो आप पाएंगे पेयर्ड जो है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये जब इधर आएगा तो यहाँ पे सॉरी नेगेटिव आ जाएगा, और इसके यहां से जाने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेयर्ड है, यहाँ पे, तो फिर से पेयर्ड 2 है और अनपेयर्ड है ही नहीं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन, वो दो पाई इलेक्ट्रॉन यहां से जा चुके हैं, ठीक है, ऐसे जा चुके हैं। तो मैंने क्या सीखा, मैंने यहाँ पे थर्ड रूल सीखा। मैंने यहाँ पे थर्ड रूल क्या सीखा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते वक्त इस बात का खासा ख्याल रखना है आपको कि कभी भी ऐसा ना हो कि नंबर ऑफ जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इनमें है ना, इनके जो सेट है उसमें कोई चेंज आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि while drawing resonating structures the number of paired pi electron and number of unpaired pi electrons should remain unchanged, ये इसका तीसरा नियम है जिसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये जो ध्यान देने वाली बातें हैं है ना, वो तो ये 3 है कि इन 3 चीजों पे आपको है ना खासा ध्यान देने की जरूरत है कि कभी ये 3 गड़बड़ियां आपसे है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते हुए ना हो, ठीक है। अगली बात मैं बता सकता हूं आपको, अगली चीज जो है वो ये है कि कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप खींच रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा रेजोनेंस वही होगा जहां मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्लेनर होंगे, ठीक है। अगर प्लेनारिटी में गड़बड़ आएगी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाएंगे आप। तो चौथी बात जिस पे आपको ध्यान देना है, फोर्थ चीज जिस पे आपको ध्यान देना है वो ये है, मान लीजिए आपके पास ये एक कंपाउंड है, एक बेंजीन रिंग है, और यहां पर इस बेंजीन रिंग में ये कार्बोक्सिलेट आया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में से H+ आपने निकाल दिया है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे ऑफ कोर्स ये आपस में भी रेजोनेंस करते हैं। मैं यहाँ के रेजोनेंस में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ 2 तरह का रेजोनेंस है, एक ये नेगेटिव चार्जेस पाई के साथ है और एक पाई और पाई भी आपस में रेजोनेंस में है, ठीक है। अच्छा, और अब होता क्या है, यहाँ पर इस पाई से बहुत अच्छा रेजोनेंस है ना नहीं देखा जाएगा। क्यों?
क्योंकि अगर आप इसको ऐसे देखिए, अब मैं इसको ऐसे उठा के ऐसे जमीन पर रख रहा हूं, ठीक है, जमीन पर रख रहा हूं। आपको पता है मैंने ना आइसोमेरिज्म पढ़ा है, आप पढ़ लीजिएगा पहले, कि जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां रोटेशन की संभावना होती है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के अबाउट एटम्स जो है आपस में ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके डबल बॉन्ड ऐसे लग जाएंगे किसी एटम में, तो वो रोटेट नहीं कर सकता, फंसेगा, टूट जाएगा, ठीक है, रोटेट नहीं। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड है, इसके अबाउट चीजें रोटेट कर सकती हैं। तो आमतौर पर होता क्या है, जब तक अब इसमें बहुत अच्छा ये वाला रेजोनेंस बहुत अच्छा, दिस विल बी वेरी गुड, ये रेजोनेंस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है पूरा ये स्ट्रक्चर ही प्लेनर होता है, ठीक है, इट इज प्लेनर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका ये वाला जो रेजोनेंस है, जो पाई के साथ हो रहा है, ये पाई और इस पाई के बीच में जो रेजोनेंस है, ये बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं बताता हूं क्यों। आप इस मॉलिक्यूल को लेके ऐसे जमीन पर रख दीजिए, ठीक है। आप जब जमीन पर रखेंगे ऐसे, तो ऐसा दिखेगा। अब बताइए sp2 इसलिए प्लेनर है, मैं इसको ऐसे प्लेन में रख रहा हूं। आप ध्यान दीजिए कि ये सभी कोई एक ही प्लेन में है, ठीक है, ये पूरी चीज एक ही प्लेन में है। अब मैं इस कार्बन एटम और इसमें पाई बॉन्ड है, तो मैं यहां ऐसे बना रहा हूं, ये पाई और ये p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, इन दोनों में भी है, ठीक है, और इन दोनों में भी है। आपको पता है ये sp2 है, यानी एक s और दो ही p खपा है, sp2 बना है ना, एक p खाली है, तो इसके पास भी एक p खाली है, ये रहा, ठीक है। और यहां पे भी ऑफ कोर्स p होगा, तभी तो इनके बीच में पाई बॉन्ड बना है, यहां भी p होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो रेजोनेंस है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 और ऐसे जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब तक प्लेनर है ये वाला रेजोनेंस होगा, ठीक है, जब तक ये प्लेनर है तब तक ये रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होता है आपको मैंने ये भी बताया लेक्चर नंबर 3 में, कि p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और ये दोनों मिलकर आपस में फ्यूज कर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए एक पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप हो जाता है, ठीक है, उसमें वो आराम से घूम फिर सकते हैं ना। तो ये इसके साथ ओवरलैप, ये इसके साथ, 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 और चूंकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो अगर दोनों प्लेनर है, तो दोनों प्लेनर है ऐसे, तो दोनों के p ऑर्बिटल्स जो हैं वो भी ओवरलैप करेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पे इसके साथ ओवरलैप और इसके साथ ओवरलैप, यानी इसके साथ और इसके साथ रेजोनेंस होगा। लेकिन ये एक केस है। लेकिन अगर ये रोटेट कर गया, ठीक है, नो रोटेशन, अगर यहां पे नो रोटेशन है तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर रोटेशन हो जाए और ये चीज घूम जाए, तब सिनेरियो बदल जाता है, ठीक है, तब सिनेरियो बदल जाएगा। अब कैसा, फिर से एक काम करिए, इसको रखते हैं जमीन पे ऐसे, ठीक है। तो यहां पे आपने जो है ये बेंजीन रिंग जो है ऐसे रख दिया यहां पे, ठीक है। ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये p है, ये p है, ये p है। क्योंकि इसके सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो ऑल ऑफ देम आर प्लेनर, और सारे एटम अगर प्लेनर है तो उनके उस प्लेन के परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होता है, तो p ऑर्बिटल इनके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो ये सब आपस में बहुत आसानी से इंटरैक्ट कर सकते हैं। पर दिक्कत ये है कि अब आपने ये जो है, ये वाला जो सेक्शन है, यानी ये जो C है, मान लीजिए ये C है, ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है और ये C है। अब अगर ये रोटेट कर जाए, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, तो इसका p ऑर्बिटल जो है, अगर ये चीज रोटेट कर जाएगी, ये बॉन्ड अगर रोटेट कर जाएगा, तो क्या होगा, है ना, अगर ये रोटेट कर जाएगा तो ऐसा दिखेगा। क्या, अगर ये रोटेट कर गया, ये C ये मान लीजिए C है, O है, ये अगर ऐसे रोटेट कर जाएगा, तो ये p ऑर्बिटल अब जमीन पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये खड़ा ऐसे नहीं रहेगा। तो मैं यहां पे बता रहा हूं कि अगर ये ऐसे हो गया, मान लीजिए अब ये C डबल बॉन्ड O माइनस, ये वाली चीज प्लेन में है और ये वाली चीज बोर्ड के प्लेन में, ठीक है। पहले ये ऐसे थी और ये बेंजीन रिंग भी ऐसे था, बेंजीन रिंग ऐसा था, ये भी ऐसा था, पर बेंजीन रिंग अभी भी यहां पे ऐसा ही है और ये चीज घूम गया ऐसे। अब ऐसे घूम जाने की वजह से इसका जो p ऑर्बिटल है ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा है, इसको घूम जाने की वजह से ये p ऑर्बिटल अब ऐसे दिखाई पड़ने लगे, जमीन पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में जो ओवरलैप है वो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला जो p ऑर्बिटल है वो ऐसे है, खड़ा है ऐसे, और ये वाला p ऑर्बिटल ऐसे लेटा हुआ है, तो इनके बीच में इंटरैक्शन नहीं हो सकता। हमेशा ओवरलैपिंग के लिए दोनों p ऑर्बिटल्स ऐसे आमने सामने आने चाहिए, तभी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि इसका और इसका ओवरलैप नहीं हो पाएगा,
ठीक है, ओवरलैप नहीं हो पाएगा। और जैसे ही इन दोनों का ओवरलैप नहीं होगा तो इस बेंजीन रिंग का रेजोनेंस ऊपर वाले COO ग्रुप के साथ कट जाएगा। ठीक है, तो अब खासा ख्याल क्या रखना है, चौथी बात क्या हो गई, चौथा पॉइंट यह है कि अब आपको ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखना है कि रेजोनेंस वही होगा जहां मॉलिक्यूल प्लेनर है। तो कोई भी मॉलिक्यूल मिले तो आप हड़बड़ा के उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने नियम बताया है ये सही नहीं है। ठीक है, सही ये है कि पहले आपको ये चेक करना है कि वो पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर है कि नहीं है। ठीक है, तो लास्ट नियम नहीं, चौथा नियम में लिख रहा हूं, लास्ट नहीं है ऑफ कोर्स, इसके बाद दो बातें और भी है। तो चौथी बात क्या हो जाएगी यहां पे, चौथी बात हो जाएगी कि रेजोनेंस occurs in molecules which are planar in nature। ठीक है, प्लेनर इन नेचर। तो मैंने अब तक आपको है ना 4 बातें बताई। पहली चीज क्या, पहली चीज बताई कि एटम्स की रिलेटिव पोजीशन आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते वक्त चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज बताई कि ऑक्टेट रूल का आपको खासा ख्याल रखना है, लेविस थ्योरी वायलेट नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज बताई कि जो पेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन है उनका जो सेट है वो बरकरार रहना चाहिए, है ना। यानी अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 पेयर्ड और 0 अनपेयर्ड है तो अगले में भी 2 पेयर्ड और 0 अनपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है ना, ये सेट गड़बड़ाना नहीं चाहिए वरना आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गड़बड़ है। और आखिरी चीज जो मैंने अभी चौथी चीजें बताई कि रेजोनेंस देखने में तो थ्योरेटिकली बहुत जगह हो सकता है पर प्रैक्टिकली वही होगा जहां मॉलिक्यूल जो है प्लेनर होगा। आइए 5वां बात देखते हैं। 5th पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए आपको 2 ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कल मैंने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में ये बताया था कि कैसे बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचे जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचता हूं ऐसे, है ना, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये और ये ऐसे हो जाए तो यहाँ आ जाएगा पाई बॉन्ड, ऐसे ऐसे और ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो ऐसा होगा, ऐसा होता है। आपको पता है कि बीच में ये रॉबिन्सन सर्कल होता है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस चार्ज मूव करता है तो बीच में प्लस लिख देते, नेगेटिव चार्ज मूव करता है तो यहाँ नेगेटिव लिख देते। चूंकि ये न्यूट्रल है इसलिए मैंने उसके अंदर रॉबिन्सन सर्कल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। अब ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये सेकेंड स्ट्रक्चर है। अगर आप देखिए तो दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल हूबहू सेम है। ठीक है, एक जैसे स्ट्रक्चर से दोनों, तो मैं ये कह सकता हूं, ठीक है ना, एक जैसे स्ट्रक्चर है तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक नियम याद रखिएगा, है ना, कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर नहीं, इक्विवेलेंट ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, सिमिलर तो मतलब एक जैसे है ना, और इक्विवेलेंट मतलब बिल्कुल एक जैसे। तो अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड में बराबर कंट्रीब्यूशन करेंगे। देखिए, हाइब्रिड का मतलब होता है 2 चीज के फ्यूजन से कोई नई चीज बने, दोनों का अंश हो उसमें, लेकिन अंश जो है जरूरी नहीं कि बराबर हो। ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो लोग मानते हैं कि जो असली बेंजीन है वो 50% टाइम या ऐसा करिए 50% इसको और 50% इसको सुपरिम्पोज करेंगे आप तो असली चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं कहना यहां चाहता हूं कि अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन बराबर होता है, यानी इसका कंट्रीब्यूशन 50% होगा और इसका भी कितना होगा ना, 50% कंट्रीब्यूशन होगा। यानी इस हाइब्रिड यानी फ्यूज्ड चीज, फ्यूज्ड हाइब्रिड किसे कहते हैं, जो 2 चीजों के मिलके बनता है। तो अगर इन दोनों को मिला के ये बना है, ठीक है, इन दोनों को मिला के ये बना है तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों के फ्यूजन से वो बना है। तो फ्यूजन में इसका कंट्रीब्यूशन 50% है, इसका कंट्रीब्यूशन भी 50% है, तब जाके वो बनेगा। ठीक है, तो 5th बात क्या है कि इफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स are equivalent, then they contribute equally to resonance hybrid, ठीक है, they contribute equally to resonance hybrid।
रेजोनेंस हाइब्रिड को इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगली बात क्या कि सर अगर दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है तो, ठीक है सिमिलर नहीं है तो क्या होगा। तो छठी बात मैं इसी पे करने वाला हूं क्या कि सिक्स्थ बात क्या है कि मान लीजिए ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है ये फॉर्मिक एसिड है और आप यहां पे जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, आप इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना, ऐसे बना सकते हैं। आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा और ये ऐसी चीजें टूट जाएंगी। ठीक है, टूट जाएंगी और ये चीजें ऐसे आ जाएंगी, HCO माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस। ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये सेकेंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सेकेंड स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जस्ट अगला टॉपिक यही है कि हाउ टू डिसाइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अभी फिलहाल मान लीजिए ये ज्यादा स्टेबल है, वजह इसकी है कि इस पे फॉर्मल चार्ज नहीं है, उस पे फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, तो अक्सर वो स्ट्रक्चर जिसमें फॉर्मल चार्ज होता है वो लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये कम स्टेबल है इससे। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, अभी फिलहाल मान लीजिए कि ये कम स्टेबल है, मैं ये कम स्टेबल क्यों है, ज्यादा स्टेबल वो क्यों है, इसके बारे में अभी मैं तुरंत बातचीत करने वाला हूं, वो भी इस लेक्चर का एजेंडा है। ठीक है, अब अगर मैं इसके रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करूं तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा दिखेगा, HCO। देखिए सिंगल बॉन्ड यहां भी है, यहां भी है, सिंगल बॉन्ड यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड तो हमेशा रहेगा ऐसा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां से लेके वहां तक क्या क्या है, फैल गया है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डॉट डॉट, इसलिए क्या क्योंकि ये पूरा डबल बॉन्ड नहीं है। पूरा डबल बॉन्ड क्यों नहीं है, क्योंकि मैं एक केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली एक चीज होता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे क्या है, इस C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, और फिर इस और C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का एवरेज 1.5 बॉन्ड। ठीक है, तो ये 1.5 बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.5 है, यहां एक सिंगल बॉन्ड है और ये हाफ बॉन्ड है ना। 1.5 बॉन्ड का मतलब क्या है, देखिए बड़ा सिंपल है, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 1.5 बॉन्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इफेक्टिवली औसतन इन दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब रेजोनेंस का यही मतलब होता है। ठीक है, खैर रेजोनेंस हाइब्रिड जो है मैंने यहां पे बना दिया, यहां पे आप डेल्टा नेगेटिव कर दीजिए क्योंकि हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहां पे डेल्टा पॉजिटिव कर दीजिए। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इस रेजोनेंस हाइब्रिड में इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं या रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन इक्वल है, ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। तो अगला नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्वेश्चंस में आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो स्ट्रक्चर जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होता है। यानी अगर ये फ्यूज्ड होके बना है इन दोनों से, है ना, ये जो असली स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का अगर फ्यूजन है तो याद रखिएगा मैं अपने मन से डेटा दे रहा हूं, तो हो सकता है कि इसका कंट्रीब्यूशन 65% हो और इसका कंट्रीब्यूशन 35% हो। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा यहाँ पे, मैंने जस्ट इसकी उल्टी बात बताई इधर यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे उल्टी बात बताई कि अगर दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है तब तो उनका बराबर कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन अगर दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ना, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम नहीं है, स्टेबिलिटी में फर्क है, तो उनके कंट्रीब्यूशन में भी फर्क होगा, है ना। जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है रेजोनेंस हाइब्रिड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना 6th बात जो आपको ध्यान देनी है वो लिख दे रहा हूं, क्या कि more stable resonating structures contribute more to the resonance hybrid, more to the resonance hybrid, ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड को। ठीक है, तो ये 6th बात हो गई। ठीक, तो यहां पे मैंने आपको 6 चीजें बता दी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खींचते वक्त आपको खासा ख्याल रखना है। ठीक है,
है ना, ठीक, ये हो गई। अब ये हमारा पहला एजेंडा इस लेक्चर का पूरा हो गया, ठीक है। मुझे आपको ये बताना था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खींचते वक्त आप किन बातों का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब अगली चीज क्या है, अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हम स्टेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आपको 4 ऑप्शन देके पूछा जाएगा, भाई एक ही कंपाउंड के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे और आपसे पूछेंगे कि इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से सबसे स्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो अब हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ टू कैलकुलेट stability of resonating structures. How to calculate the stability of resonating structures. Resonating structures की stability कैसे कैलकुलेट की जाए। तो इसमें मेरे पास 4 रूल्स हैं, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उन चारों रूल्स को, है ना, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। अक्सर क्या करते हैं बच्चे कि मैं रूल बताऊंगा और वो पहले रूल की जगह डायरेक्टली थर्ड रूल लगाने लगता है, ठीक है। दे स्टार्ट जंपिंग टू द थर्ड रूल या फोर्थ रूल डायरेक्टली कि सर आपने तो कहा था ये वाली बात नहीं, ये वाली बात नहीं। फॉलो द रूल्स। रूल नंबर 1 पहले देखेंगे आप कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें रूल नंबर 1 तो कहीं वायलेट नहीं हो रहा। मैं इस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बहुत सारी बातें आपको, है ना, क्वेश्चंस के जरिए भी, है ना, क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल तो मैं यहां पे पहले बता दूं कि पहले आप रूल्स को स्टिक करिएगा। पहला रूल है, फर्स्ट रूल जब फेल कर जाएगा तभी मैं सेकंड रूल लगाऊंगा, सेकंड रूल फेल कर जाएगा तब मैं थर्ड रूल लगाऊंगा, थर्ड रूल फेल कर जाएगा तब मैं जो है ना फोर्थ रूल लगाऊंगा, ठीक। तो पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल। अब फर्स्ट रूल से पहले एक काम करते हैं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए फिर वही फॉर्मिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये फॉर्मिक एसिड है, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एक फॉर्मिक एसिड है। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचा जाए, ऐसे ऐसे किया मैंने, और ये आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे HCO माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH प्लस, ये आ गया, ठीक है। और एक देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, लेविस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल के लिए जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जितने आप लेविस स्ट्रक्चर्स खींच सकते हैं वो सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स माने जाते हैं। लेकिन हम बहुत सारे लेविस स्ट्रक्चर्स नहीं गिनते हैं, इसलिए नहीं गिनते क्योंकि वो इतने अनस्टेबल होते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में बहुत कम होता है, ठीक है, 0.1%, 0.2%, ऐसा बहुत कम कंट्रीब्यूशन होता है, इससे हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम इम्पर्सोनेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जिसके बारे में लेक्चर 4 में मैंने बातचीत की है, ठीक है। तो मैं एक इम्पर्सोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे बना रहा हूं क्योंकि मैं रूल्स जब बता रहा हूं तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक काम करिए, एक स्ट्रक्चर ऐसे बना लीजिए, H, इस बॉन्ड को चुपचाप तोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। ये भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है ना, जिसमें ऐसा है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसका कंप्लीट है, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, बस यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ये भी एक, है ना, स्ट्रक्चर है, और चूंकि ये लेविस स्ट्रक्चर है और लेविस स्ट्रक्चर के हिसाब से इस पे कोई वायलेशन नहीं हुआ है कि कोई पेंटावेलेंट नहीं हो गया, कोई एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए, इसलिए लेविस थ्योरी के हिसाब से सही स्ट्रक्चर है। हाँ, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना कोई बुरी बात नहीं है लेविस थ्योरी में, पर ऑक्टेट से ज्यादा हो जाना, हाइपर वैलेंट हो जाना, है ना, लेविस थ्योरी में दिक्कत है, स्पेशली जो सेकंड पीरियड के लोग हैं उनके लिए, सेकंड पीरियड के एटम्स उनके लिए। अब मान लीजिए दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज सेकंड स्ट्रक्चर एंड दिस इज थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर सपोज टू फाइंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी बिटवीन देम, अगर इनके बीच में, है ना, हम पारस्परिक स्टेबिलिटी या, है ना, स्टेबिलिटी देखने की कोशिश करें तो हमारे पास कई रूल्स हैं, और मैं इसी क्वेश्चन के मार्फत आपको समझा दूंगा सारे रूल्स। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर फर्स्ट ये है कि सबसे पहले आप ऑक्टेट देखिए, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो सबसे अनस्टेबल होगा, कम से कम उन लोग के रेस्पेक्ट में जरूर जिसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। तो अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, देखिए ये सब जो नियम है ये टेस्टेड है, मैं लगभग 15-20 साल से पढ़ा रहा हूं और ये सारे नियम टेस्टेड हैं।
जब भी बच्चे एकदम स्ट्रिक्टली इसको अडहेयर करते हैं और क्वेश्चन करते हैं तो उनसे कभी गलती नहीं होती है, वरना अक्सर आप है ना ऑर्गेनिक में कंफ्यूज करते हैं। अगर आप है ना सही नियम आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज करेंगे, आपको कभी भी रैंडमली कुछ भी लगाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे लोग सोचते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक रैंडम सब्जेक्ट है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वेरी वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। अगर आप आगे पढ़ते रहेंगे तो आपको यह सब बात धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि इट इज अमेजिंगली लॉजिकल। हाँ, लेकिन लोग प्रोटोकॉल नहीं बताते कि कैसे करना है, ठीक है। वहां ये चीज आपको यहां पे मिलेगी। मैं आपको हर चीज में है ना फिक्स प्रोटोकॉल्स बताऊंगा कि आपको क्या फॉलो करना है पहले, फिर उसके बाद क्या फॉलो करना है, उसके बाद क्या फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं आपसे कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब यहां क्या है, पहली चीज क्या, सबसे पहले जब भी कभी मुझसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पूछी जाएगी, मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में जो चीज स्ट्राइक करेगी वो है ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है, एनी एटम with incomplete, any atom with incomplete octet contributes least to the resonance hybrid, ठीक है, least to the resonance hybrid, ठीक है, सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं एनी एटम विच हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज लीस्ट स्टेबल, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इज लीस्ट स्टेबल, इज लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल होगा वो, ठीक है। तो उसको आप किनारे कर दीजिए, ठीक है, ये सबसे कम स्टेबल हो गया। यानी मैं अगर यहां पे लिखूं तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट इज लीस्ट स्टेबल, इसकी तो बात ही नहीं होगी अब, है ना। ये फर्स्ट सबसे कम स्टेबल हो गया। अब बात इनकी और इनकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। अब रूल नंबर 2 क्या होगा, रूल नंबर 2 लगाने से पहले मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, रूल 2 तभी लगेगा जब रूल फर्स्ट एप्लीकेबल ना हो, ठीक है। अब जैसे क्या है, इन तीनों में मैंने क्या किया, इसको किनारे कर दिया और कहा कि ये तो साहब लीस्ट होगा, ठीक है, खत्म हो गई बात। ये सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, कम से कम उन लोगों से जरूर जो जिनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, ठीक। अब दूसरी बात क्या, अब इसको हटा दीजिए, अब इन दोनों की बात करिए। अब इन दोनों में फर्स्ट रूल नहीं लगेगा, तो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं कि रूल 2 इज एप्लीकेबल, ठीक है ना, एप्लीकेबल ओनली व्हेन फर्स्ट रूल फेल्स, ठीक है। तो पहला रूल फेल करना चाहिए, फेल्स। अगर पहला रूल फेल कर गया, यहां पे दोनों का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, इसलिए ये रूल फेल कर जाता है, तब मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि मैं सेकंड रूल के बारे में सोचूं, ठीक है। अब सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल कहता है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होता है जिसमें ज्यादा फॉर्मल चार्ज होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, जबकि इसमें फॉर्मल चार्ज है। हाँ, ध्यान रखिएगा, इसका ऑक्टेट पूरा है। मैं आगाह करना चाहता हूं, बच्चे सोचते हैं कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे देखिए, इस कार्बन का 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। और वही पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे है, ठीक है। देखिए, इस ऑक्सीजन के पास यहां पर 2 2 4 2 6 2 8 थे, ये यहां चला भी गया तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज का होना इस बात का सूचक नहीं है कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। यहां सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर आपको 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और उनमें से किसी के ऊपर फॉर्मल चार्ज नहीं है और किसी स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज है, ठीक है, तो याद रखिएगा जिसमें फॉर्मल चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल होगा। यानी सेकेंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड, ठीक है। सेकेंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड, ये स्टेबिलिटी का सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, यहां पे लिख सकता हूं रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा, रूल नंबर 2 हो जाएगा, रूल नंबर 2 मैं यहां लिख रहा हूं क्या, कि दैट रेजोनेटिंग structure is more stable which has least formal charge,
ठीक है, जिसका फॉर्मल चार्ज कम होगा। ठीक है, अब बात चली है कि है ना क्या कि है ना स्टेबिलिटी की बात चली, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, ऑक्टेट देखा, ऑक्टेट उसका इनकम्प्लीट था, इधर चला है। फिर दूसरी चीज मैंने देखा फॉर्मल चार्ज, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज था तो ये कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो है ये दो नियम आप फॉलो करेंगे। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये दोनों नियम भी फेल करेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 3 क्या हो जाएगा, रूल नंबर थ्री बता रहा हूं। फिर मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि रूल 3 इज applicable only when rule second fails। ठीक है, सेकेंड रूल जब फेल कर जाएगा तभी इस रूल को आपको लगाना है। अब इस रूल थर्ड में हम लोग जो है चार्ज सेपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, चार्ज सेपरेशन की बात की जाती है। चार्ज सेपरेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा, चार्ज सेपरेशन समझिए, चार्ज सेपरेशन। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, तो इनको दूर ले जाने में आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इनके बीच में अट्रैक्शन है। और किसी भी चीज में अगर आप एनर्जी डालते हैं तो अनस्टेबल हो जाती है। ठीक है, इस चीज को आप एक बड़ा सिंपल सा यूनिवर्सल रूल है कि हायर द एनर्जी लेस इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, आप छोटे बच्चों को देखते हैं, उन्हें बहुत एनर्जी रहती है, वो गिरते पड़ते रहते हैं, अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज होता जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी कम हो जाती है, तो आप स्टेबल हो जाते हैं, दिन भर एक जगह पे पड़े हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो है ना जितनी ज्यादा होगी उतना चीजें अनस्टेबल होती हैं, कम एनर्जी वाली चीजें स्टेबल होंगी। तो याद रखिए, अगर चार्ज अनलाइक है, अनलाइक चार्ज, ठीक है, इट्स अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज में अगर आप है ना सेपरेशन बढ़ाएंगे, सेपरेशन अगर बढ़ेगा तो चीजें क्या होंगी, अनस्टेबल होंगी या स्टेबिलिटी घटेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी घटेगी, ये मैं जीओसी के पहले लेक्चर में भी बता चुका हूं, पहले स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए, अनलाइक चार्ज का अगर सेपरेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा इज ट्रू, अगर अनलाइक चार्ज का सेपरेशन घटेगा तो जैसे अगर इनको दूर ले जाने में एनर्जी लगानी पड़ रही है, अट्रैक्शन ना, दूर ले जाने में एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो पास आते वक्त तो एनर्जी रिलीज करते जाएंगे और पास आते, जो इनके अंदर दूर करने में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, वो जब से ही छोड़ेंगे आप, वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज करके ये पास आ जाएंगे। तो उल्टा भी ट्रू है, अगर ये सेपरेशन घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या, कि अगर लाइक चार्ज है, यानी दोनों अगर पॉजिटिव हैं या दोनों अगर नेगेटिव, वैसे ये केस आपको रेयरली ही रेजोनेंस में मिलेगा, लेकिन फिर भी जानिए कि अगर आपके लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, अगर आपके लाइक चार्जेस हैं, तो याद रखिए इनका सेपरेशन अगर घटेगा, नहीं, इनमें क्या है, रिपल्शन है, दूर जाना चाहते हैं। अब दूर जाना चाह रहे हैं, ये दोनों चार्ज दूर जाना चाह रहे हैं, आप इनको जबरदस्ती अगर क्लोज लाएंगे तो अगेन यू विल इन्वेस्ट एनर्जी, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी तब जाके पास आउट। एनर्जी अगर आपने सिस्टम में डाला वो अनस्टेबल हो जाए, यानी यहां पर उल्टा है, अगर इनके सेपरेशन को आप कम करेंगे, इनके सेपरेशन को आप कम करने लगेंगे तो आपको एनर्जी इन्वेस्ट करनी होगी, इनको पास लाएंगे अगर आप तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, और स्टेबिलिटी जो है अगर आपकी इस वजह से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी घटेगी क्योंकि एनर्जी सिस्टम में ऐड होगी। तो अब रूल 3 का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, अब रूल 3 का एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे रेजोनेंस में है ना, कैसे जो है रूल 3 अप्लाई होगा, कैसे इसका क्या एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, दो बातें हैं। चार्ज सेपरेशन में दो बातें हो सकती हैं, दो एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक लाइक चार्ज वाला कर लेते हैं, एक लाइक चार्ज का एग्जांपल कर लेते हैं, और एक अनलाइक चार्ज का एग्जांपल कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये अनलाइक चार्ज का एग्जांपल मैं पहले लेता हूं। ठीक है, अनलाइक चार्जेस हो तो क्या होता है। अब मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है CH2 CH 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 प्लस CH2 माइनस, ऐसा है। ठीक है, ये है।
या उल्टा कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, हार्डली मैटर्स। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींच रहे हैं। तो आप जानते हैं पाई बॉन्ड, पहले पाई बॉन्ड दूसरे से मतलब नहीं, तीसरे पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है और नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरफ जाता है, यानी इसका जो पहला रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, CH2 प्लस। फिर ये पाई बॉन्ड भी इसके साथ रेजोनेंस में है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, तो यहां पे आपको एक और है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा और ये हो जाएगा CH2 माइनस। ठीक है, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये तीन आपके कंट्रीब्यूशन आ जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, है ना। ये लेट अस कॉल दिस एज फर्स्ट। ठीक है, इसको आप जो है ना सेकंड कहिए, इसको फर्स्ट कहिए, इट्स कॉल्ड फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप थर्ड कहिए। अब इसकी स्टेबिलिटी निकाली जाए। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहली चीज क्या है इनकी स्टेबिलिटी कैलकुलेट करने में? ठीक है, आप सबसे पहले रूल नंबर 1 लगाएंगे। ठीक है, रूल नंबर 1 मैंने अभी आपको यहां पे सिखाया है। ठीक है, क्या रूल नंबर 1 है कि जो है एनी एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंट्रीब्यूट्स लीस्ट। तो सबसे पहले इनकम्प्लीट ऑक्टेट देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? फिर देखेंगे क्या? फॉर्मल चार्ज। ठीक है, कि फॉर्मल चार्ज कितना है ये भी देखा जाएगा। ठीक है, ये दो रूल्स जब तक फेल नहीं कर जाएंगे मैं तीसरा सेपरेशन का कोई रूल नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने अभी जो बात आपसे कही कि बच्चे क्या करते हैं रूल्स लगाते समय, है ना, गड़बड़ी कर देते हैं, डायरेक्टली जंप टू द थर्ड रूल या फोर्थ रूल की सर यहां पे तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा है तो इस चीज को क्या होना चाहिए? कम स्टेबल होना चाहिए। ऐसा अक्सर बच्चे दे ट्राई टू जंप। डोंट जंप, है ना, डोंट बी इन अ हरी, ऑलवेज अडहेयर टू द रूल्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू। जब भी मैंने रूल्स बताए हैं उसको फॉलो करिए। अब यहां पे क्या है, सबसे पहली चीज क्या, हम ऑक्टेट देखेंगे। साहब इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका भी इनकम्प्लीट है, इसका भी इनकम्प्लीट है, तो रूल 1 फेल कर गया क्योंकि हम ऑक्टेट के हिसाब से अब जज नहीं कर पाएंगे। तो अब आई विल अप्लाई रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? अमाउंट ऑफ फॉर्मल चार्ज देख रहे हैं, तो साहब इसमें भी प्लस है माइनस है, इसमें भी प्लस माइनस है, इसमें भी प्लस माइनस है, तो फॉर्मल चार्ज भी सेम है, यानी सेकंड रूल आल्सो फेल्स। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द थर्ड रूल। द थर्ड रूल सेज कि अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो जितना दूर होते जाएंगे उतनी उनकी स्टेबिलिटी घटती चली जाएगी, यानी यहां पर सबसे स्टेबल जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड हो जाएगा, सेकंड, इनके बीच में दूरी कम है, इनके बीच की दूरी कम है, इनके बीच की दूरी काफी है, बढ़ गई है, और इनके बीच की दूरी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, दूरी बढ़ गई है, तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट सबसे स्टेबल होगा, फिर सेकंड हो जाएगा और फिर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हो जाएगा। अब यहां पे क्या, ये बात तो हो गई साहब। ठीक है ना, एक चीज तो हमने डिसाइड कर लिया। अगर लाइक चार्जेस हैं, वैसे लाइक चार्जेस की संभावना कम रहेगी। ठीक है ना, लाइक चार्जेस हैं, अगर लाइक चार्जेस हो तो क्या होगा? वैसे ऐसे क्वेश्चंस मुश्किल है मिलना। ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस प्लस, मान लीजिए चलिए 2 प्लस आ गए किसी वजह से। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पाई बॉन्ड पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे मिल जाएगा, CH2 CH, इसके यहां जाने से यहां पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जो है ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दूसरा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगेन ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव के साथ रेजोनेंस में है, तो इस पाई को फिर आप जो है इस पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, और इस पॉजिटिव की तरफ अगर आप ले जाएंगे तो चीजें इस तरह से होंगी, क्या? CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, ये आपका ऐसे आ गया। ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये तीन आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। लेट अस कॉल दिस एज फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेट अस कॉल दिस एज सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेट्स कॉल दिस एज द थर्ड वन। ठीक है, ये तीसरा हो गया। अब नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन,
आप यहां पे क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि सबसे पहले मैं फिर आई टोल्ड यू स्टिक टू द रूल्स। फर्स्ट रूल इज दैट कि ऑक्टेट देखिए तो साहब इसका भी इनकम्प्लीट है, इसका भी इनकम्प्लीट है, यहां पे भी दोनों का इनकम्प्लीट है, यहां पे भी दोनों का इनकम्प्लीट है, तो ऑक्टेट तो सबका इनकम्प्लीट है, तो फर्स्ट रूल फेल कर गया। अब सेकंड रूल की बात करिए। सेकंड रूल कहता है कि फॉर्मल चार्ज देखिए तो साहब यहां पे भी 2 प्लस चार्ज है, यहां पे भी 2 प्लस चार्ज है, यहां पे भी 2 प्लस चार्ज है, ये भी फेल कर गया। तो अब आप तीसरा नियम देखेंगे कि लाइक चार्जेस जितने सेपरेटेड होंगे चीजें उतनी स्टेबल होंगी। यहां सबसे ज्यादा दूरी है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहां पर इस चीज का ठीक उल्टा होने जा रहा है यहां पर, ठीक है। यहां पर थर्ड वाला सबसे स्टेबल होगा, थर्ड वाला सबसे स्टेबल होगा, फिर जो है सेकंड वाला हो जाएगा, और फिर क्या है ना, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं जो रूल्स अगर लिखने पे आऊं तो मैं लिख सकता हूं कि रूल नंबर जो 3 है ना, उसको मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, कि रूल नंबर 3 यही है बेसिकली। इसी को आप शब्दों में समझ लीजिए क्या, कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा जिसमें अनलाइक चार्जेस की दूरी ज्यादा कम से कम हो और लाइक चार्जेस की दूरी ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। अब यहां पे क्या है देखिए, जैसे यहां पे अगर लाइक चार्जेस थे तो यहां इनके बीच में रिपल्शन होता है, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतनी चीजें कम स्टेबल होंगी। यहां दूरी कम है, इससे रिपल्शन ज्यादा है, इससे सबसे कम स्टेबल है। यहां दूरी और ज्यादा हो गई, स्टेबिलिटी और बढ़ गई, ठीक है। यहां दूरी और ज्यादा हो जाएगी, रिपल्शन और घट जाएगा, स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पे रूल नंबर 3 को है ना शब्द देना चाहता हूं क्या, कि आप लिख सकते हैं यहां पे रूल नंबर 3 क्या, रूल नंबर 3 को कह सकते हैं कि यहां लिख देता हूं, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है कि व्हेन रूल फर्स्ट एंड रूल सेकंड फेल्स then rule number 3 is applicable which states that resonating structure is more stable in which like charges are at maximum separation and unlike charge are at minimum separation, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको थर्ड रूल भी लिख के दे दिया, समझा दिया। अब आइए फोर्थ रूल की तरफ चलते हैं, ठीक है। फोर्थ रूल क्या हो जाएगा, तो फोर्थ रूल जो है वो भी बड़ा सिंपल है। तो मैं आपको याद दिलाऊं, फर्स्ट रूल था यही वाला क्या, कि सबसे पहले आप ऑक्टेट देखिए। सेकेंड रूल क्या है कि उसके बाद आप अमाउंट ऑफ फॉर्मल चार्ज देखिए, वो भी फेल कर जाए तो फिर आप रूल नंबर 3 देखिए, चार्ज का सेपरेशन देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगर चीजें फिर भी नहीं चलती है, ठीक है, तो आप रूल 4 अप्लाई कर सकते हैं। रूल 4 क्या कहता है, इस चीज का ध्यान दें। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल 4 जो कि लास्ट रूल है, रूल नंबर 4। लेकिन मैं फिर आपको आगाह करना चाहता हूं क्या, कि आपको ये 100 बार मैंने इसलिए बोला है इतनी बार कि आप भूले नहीं इस बात को, कि रूल 4 इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन रूल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फेल्स। एक बात, ठीक है, फेल कर जाए, पहली बात ये हो गया। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कि आप जो है देखते हैं कि चार्ज में मॉलिक्यूल्स की बहुत दूरी है। देखिए मॉलिक्यूल्स में अगर बहुत सेपरेशन है, ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए मैंने इसको कह दिया कि ये सबसे स्टेबल है, लेकिन आप जानिए कि फॉर्मल चार्ज अगर बहुत दूर हो जाते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन खत्म सा हो जाता है, ठीक है। तो कई बार जब आपको जैसे 3 स्ट्रक्चर मिले, तीनों में चार्जेस दूर दूर है, ठीक है, या बराबर दूर है या बहुत दूर है, ठीक है, तो आप कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको
नेग्लेक्ट करना पड़े रूल 3। ध्यान दीजिएगा, रूल 3 तभी एप्लीकेबल है चार्जेस काफी करीब हो, नहीं तो रूल 1 फॉलो कीजिए, 2 कीजिए और 3 को बाईपास करके 4 पे आ जाइए। ठीक है, तो अब मैं बहुत क्लियर कर दूं, रूल 1 हमेशा एप्लीकेबल है, रूल 2 तब जब रूल 1 कर जाए, रूल 3 तब सोचेंगे जब रूल 1, 2 फेल कर जाए और फॉर्मल चार्जेस करीब हो। ठीक है, अगर फॉर्मल चार्जेस करीब नहीं है तो फिर रूल 1 और 2 फेल करने के बाद 3 को बाईपास करके आप 4th रूल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे ये भी बात लिख देता हूं कि when there is large charge separation, when there is large charge separation, then sometimes rule 3 is bypassed for rule 4। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा फेल कर जाए तब लगाइए इसे। ठीक है, या तब लगाइए जब रूल 3 को बाईपास करके आप रूल 4 पे तब आ सकते हैं जब, है ना, बहुत ज्यादा चार्ज सेपरेशन हो। ठीक है, चार्ज सेपरेशन अगर बहुत ज्यादा है तो आप बाईपास कर सकते हैं। अब इस बात का मैं 2 एग्जांपल दे सकता हूं। ठीक है, पर उससे पहले एक बात और जानिए। क्या? एक बात और आपको ये पता होना चाहिए, मैंने इसको जीओसी के लेक्चर 1 या 2 में पढ़ाया भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। जाहिर सी बात है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम सीक करता है कि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो उसको नेगेटिव चार्ज के रूप में मिल जाए, तो आपको आप जब प्यासे होते हैं और आपको पानी मिल जाता है तो पानी पीने के बाद आप स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वैसा ही कुछ है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो अगर उसको नेगेटिव चार्ज मिल जाता है तो वो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर आपने गलती से भी पॉजिटिव चार्ज रख दिया, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो उसकी स्टेबिलिटी घटेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप बहुत प्यासे हैं और आपको फिर धूप में खड़ा कर दिया जाए तो आप और अनस्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पानी चाहिए और आप पसीने के रूप में पानी लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो उसकी स्टेबिलिटी काफी घट जाएगी। ठीक है, तो रूल 4, मैंने हर रूल के साथ कुछ कंडीशंस भी रखी हैं, है ना, बिल्कुल अंधे होकर रूल नहीं अप्लाई करना है ना, कंडीशंस के साथ अप्लाई करना है। ठीक, तो अब रूल नंबर 4 कब अप्लाई करना है? जब तीनों रूल फेल कर जाए, या फिर रूल 3 को आप तब बाईपास करके रूल 4 अपना सकते हैं जब चार्ज में सेपरेशन ज्यादा हो। और ये चीज आपको स्ट्रक्चर्स में ध्यान देने की जरूरत। अब यहां पे मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट एग्जांपल, दोनों लगभग एक जैसा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 1, फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, क्या? मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl और यहां पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बड़े आराम से खींच सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आप पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहां रेजोनेंस भी है, इसमें भी कोई, है ना, शक नहीं है, तो ये नेगेटिव इसकी तरफ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पे कि अगर आप इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींच रहे हैं तो ऐसा कुछ हो जाएगा, CH2 माइनस CH ऐसा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब होता क्या है, यहां पे जो है, यहां पे आपने ये नेगेटिव ने बॉन्ड बना दिया और ये इसमें टूट गया। ये 2 आपके स्ट्रक्चर्स हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब आप इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं, तो आप डोंट जंप टू रूल 4 कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव ना, पहले मैं देखूंगा क्या ऑक्टेट कंप्लीट है। जी, दोनों का कंप्लीट है। सेकंड चीज मेरे दिमाग में आई, फॉर्मल चार्ज बराबर है, दोनों पे एक नेगेटिव चार्ज है। तीसरी बात आएगी सेपरेशन, तो सेपरेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि चार्ज तो अकेला है। ठीक है, 2 चार्ज होते हैं तब सेपरेशन की बात आती है। ठीक है, तो अब तीनों रूल फेल कर गए, तो मैं रूल 4 लगाऊंगा। यहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव है और यहां पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, क्लोरीन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से, यानी मैं समझ गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। यानी ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, जो सेकंड स्ट्रक्चर है, मैं कह सकता हूं फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द सेकंड वन, दूसरे से ज्यादा स्टेबल है। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं लिख सकता हूं,
ठीक है, क्या सेम ऐसा ही कर लीजिए, मान लीजिए CH2 पाई बॉन्ड CH Cl पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है। अब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना चाहते हैं। आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड के अल्टरनेट में अगर पॉजिटिव हो तो पाई बॉन्ड पॉजिटिव की तरफ चल जाता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था आपको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो है ऐसा हो जाएगा CH2 प्लस, ठीक है, CH2 प्लस CHCl ऐसा, ठीक है। ये दो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको सेकंड कह दीजिए, ठीक है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर मैं फिर से ऑक्टेट रूल लगाऊं तो दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सेकंड रूल क्या हो जाएगा, ऑक्टेट हो गया। अब नेक्स्ट चीज है फॉर्मल चार्ज दोनों में बराबर फॉर्मल चार्ज, दोनों में प्लस प्लस चार्ज है। फिर तीसरी चीज क्या, चार्ज सेपरेशन। तो चार्ज सेपरेशन की यहां पे बात इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एक ही चार्ज का क्या सेपरेशन, दो चार्ज होते तब सेपरेशन की बात होगी, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि हम अब देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज उसको उतना ही अनस्टेबल करेगा। तो फिर यहां पे क्या हो गया, यहां पे अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा कि यहां क्लोरीन है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन क्लोरीन की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से, लेकिन यहां पे उल्टा हो जाएगा, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना एटम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज उतना ही अनस्टेबल होगा, यानी फर्स्ट पे की स्टेबिलिटी सेकंड से क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड कम स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी मैंने यहां पे गड़बड़ बोल दिया, फर्स्ट वाला कम स्टेबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज उसको अनस्टेबल बनाएगा, और यहां पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये है ना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पे हम लोगों ने है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे की स्टेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है इसके ऊपर चारों रूल्स सीख लिए। आइए अब इन रूल्स को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस के थ्रू इन रूल को और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के पहले क्वेश्चंस लिख दिया है ताकि व्यूअर्स को क्वेश्चन में बीच में लिखूंगा तो टाइम लॉस होगा। तो मैंने क्वेश्चंस लिख दिया है, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस देख भी सकते हैं, खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड अरेंज देम अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहां पे मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ठीक है। और जो रूल्स मैंने अभी आपको बताए हैं रेजोनेंस के लिए सारे रूल्स यहां पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। पहला रूल क्या था, रूल अप्लाई करते हैं, ऑक्टेट। ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है। इफ आई कॉल दिस एज फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दिस इज सेकेंड ना, तो ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सेकेंड चीज देखते हैं, चार्ज दोनों में बराबर है। फिर देखते हैं सेपरेशन हो नहीं सकता क्योंकि एक ही चार्ज है, यहां भी एक है वहां भी एक है। तो अब लास्टली क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो दोनों कार्बन पे नेगेटिव है, तो रूल 4 भी फेल कर गया। कहना ये चाहता हूं कि अगर चारों रूल जो मैंने बताए वो फेल कर जाए तो दोनों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बराबर कही जाएगी, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकेंड स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल है, और ये देख के भी लग रहा है इक्वली स्टेबल है, बिल्कुल एक जैसे सिमिलर है, दोनों के मिरर इमेज है, तो बिल्कुल एक स्टेबिलिटी सेम होगी, ठीक है। इसी तरह पर यहां पे भी हो जाएगा, यहां पे भी आप क्या करिए, ऐसे कर दीजिए, यहां पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको मैं फर्स्ट कहता हूं और इसको सेकंड कहता हूं तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं यहां पे, ठीक है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में हम क्या कर सकते हैं, फिर से स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले ऑक्टेट देखेंगे। ऑक्टेट दोनों में इनकम्प्लीट है, तो रूल 1 फेल कर गया। रूल 1 ऑक्टेट के हिसाब से इनमें हम अंतर नहीं कर पाएंगे, दोनों का ही ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो या दोनों का ही इनकम्प्लीट हो तो रूल 1 फेल कर जाता है। फिर चार्ज देखिए, चार्ज दोनों में बराबर है, +1 सेपरेशन हो नहीं सकता क्योंकि दो चार्ज नहीं है, एक सिंगल चार्ज। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज देखिए, यहाँ कार्बन में पॉजिटिव, वहां भी कार्बन पॉजिटिव, तो रूल 4 भी फेल कर गया। अगर रूल 4 फेल कर गया तो मैं कहूंगा दोनों बराबर स्टेबल है, यहां पे दोनों की स्टेबिलिटी बराबर हो जाएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक फ्री रेडिकल कहा जाता है, फ्री रेडिकल है। आपको मालूम है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है पाई की तरफ जाता है और इनके मूवमेंट को हम फिश हुक एरो से दिखाते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में। तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऐसे। तो इसका जो फिश हुक एरो हो जाएगा कुछ ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है। दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दिस इज सेकेंड वन। अब फिर इनकी स्टेबिलिटी की जहां तक बात हो फिर वही करिए, ऑक्टेट दोनों का इनकम्प्लीट है, 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज है नहीं,
चार्ज का सेपरेशन हो नहीं सकता, और चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नेगेटिव पॉजिटिव भी देख नहीं सकते। तो यहां पर इन दोनों स्ट्रक्चर्स की बराबर स्टेबिलिटी हो जाएगी। वैसे भविष्य में मैं आपको बताऊंगा कि फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन रखा है यहाँ पे अभी इस लेवल पे, क्योंकि अभी हाइपर कॉन्जुगेशन में आगे पढ़ाऊंगा, तो मैं फिर इन क्वेश्चंस पे को डील करूंगा आगे कि स्टेबिलिटी कैसे निकाली जाए। फिलहाल मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया फ्री रेडिकल का जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन ना हो, ठीक है। तो अभी हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं जानना है, और उसके एब्सेंशिया में यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन लगता भी नहीं है, तो उसके एब्सेंशिया में यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी सेम होगी, क्योंकि दोनों चारों रूल्स जो है हमारे एक एक करके यहाँ पे फेल कर गए। ये स्ट्रक्चर लीजिए, इसमें भी वही बात आ जाएगी, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर पाई की तरफ जाता है ना, ऐसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इनको कैसे कर सकते हैं, ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन का, है ना, यहाँ पे है ना एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है। फर्स्ट रूल फेल कर गया। सेकंड रूल क्या है, फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज है, यहाँ नहीं है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को फर्स्ट स्ट्रक्चर कह रहा हूं और इसको मैं सेकंड स्ट्रक्चर कह रहा हूं, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन द सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट जो है सेकंड से ज्यादा स्टेबल है। ऐसे यहां आ जाइए, यहां पे क्या है, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा। यहां पे नेगेटिव आ गया, यहां पाई है, यहां पाई है, ठीक है। फिर क्या होगा, यहां पे नेगेटिव ले आइए, ठीक है। ये यहां पे पाई आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, यहां पे ये आने से नेगेटिव आ गया। अब अगर मैं इसको है ना फर्स्ट स्ट्रक्चर कहता हूं, और इसको मैं सेकेंड स्ट्रक्चर कहता हूं, और इसको मैं अगर थर्ड स्ट्रक्चर कहता हूं, तो मैं इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकता हूं। सबसे पहले हम ऑक्टेट देखेंगे, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, यहां भी प्लस है, जहां प्लस होता है वहां ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहां पे दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है। अब फॉर्मल चार्ज देखिए, तो इसमें फॉर्मल चार्ज नहीं है, इन दोनों में प्लस माइनस है, तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट वाला जो है वो यहां पर सबसे स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इज द मोस्ट स्टेबल। फिर क्या करेंगे, है ना, अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में फॉर्मल चार्ज तो बराबर है, लेकिन उनका सेपरेशन देखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस करीब है, यहाँ प्लस माइनस ज्यादा दूर है, यानी सेकंड इज मोर स्टेबल देन, है ना, थर्ड। आप मान लीजिए यहाँ कहें कि सेपरेशन ज्यादा है, सर मैं रूल 3 को बाईपास करना चाहता हूँ। रूल 3 को अगर आप बाईपास कर देंगे तो रूल 4 से आप जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और दोनों में नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे है, तो इसलिए रूल 4 जो है उससे आप जज नहीं कर पाएंगे, तो मजबूरी में आपको रूल 3 से ही जज करना पड़ेगा। रूल 3 क्या है, सेपरेशन ऑफ चार्ज, अनलाइक चार्जेस जितने करीब होते हैं स्ट्रक्चर उतना स्टेबल होगा, यानी यहाँ पे सबसे पहले जो है सेकेंड आ जाएगा, और फिर जो है ना थर्ड आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी क्वेश्चन लिया है ना, और ये कंपाउंड है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे हम पहले, और फिर उनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि है ना पाई भी हो, अगर पाई नॉन पोलर और पाई पोलर है, तो है ना वो पाई पोलर की तरफ जाएगा, जहां डेल्टा पॉजिटिव होगा उसकी तरफ ये पाई जाएगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये पाई यहां और ये ऐसे टूट जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये पाई इस पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे फिर से ऐसे हो जाना चाहिए, ये चीज इधर आएगी, तो एक और रेजोनेटिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे। ये आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर कहता हूं, फर्स्ट, ठीक है ना, और सेकेंड, थर्ड, ठीक
ठीक है ना, ऐसे हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 स्ट्रक्चर है। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो अगर आप ऑक्टेट रूल देखिए तो इन दोनों का ऑक्टेट रूल 1 लगाइए, इन दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, अब बात करिए इन दोनों में क्या है कि अगर आप फिर से अगर जैसे रूल 3 बाईपास करेंगे, सर दूरी ज्यादा है, रूल 3 में बाईपास करके रूल 4 लगाना चाहते हो, रूल 4 से आप जज नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज दोनों में, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है। तो इसलिए आपको इसको मजबूरी में चार्ज सेपरेशन, वापस आइए रूल 3 लगाइए, है ना, चार्ज सेपरेशन से ही जज कर सकते हैं। अनलाइक चार्ज जितने करीब होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे अनलाइक चार्ज के बीच में दूरी ज्यादा है, इससे स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसका ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पे भी क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें 4 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं एक ही कंपाउंड के और पूछा गया है कि इसकी स्टेबिलिटी आप है ना जज करिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले ऑक्टेट रूल लगाइए, यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बी स्ट्रक्चर में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट। तो एक चीज तो श्योर है कि बी सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, तो बी को मैं सबसे किनारे कर देता हूं। ठीक है, बी सबसे स्टेबल हो गया, यानी हम पहले ही प्रेमा फेसाई कह सकते हैं कि आंसर अब सेकंड या थर्ड में से कोई होगा, फर्स्ट और है ना फोर्थ में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं, रूल नंबर 2 फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का मतलब हो गया कि इन दोनों में फॉर्मल चार्ज है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी है, मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा नेगेटिव, जो है यहाँ मिस कर गया हूं मैं, नहीं यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो दोनों में फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, इसमें भी है और इन दोनों में फॉर्मल चार्ज है, इसमें नहीं है, तो इसको तो हम हटा ही चुके हैं गेम से। अब ए सी डी बचा, इसमें ए मुझे सबसे स्टेबल लग रहा है क्योंकि इसमें फॉर्मल चार्ज नहीं है बल्कि, और इन दोनों में फॉर्मल चार्ज है, तो मैं कहूंगा ए सबसे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ए सबसे स्टेबल हो जाएगा। तो होता क्या है, अब आपका ए सबसे स्टेबल हो गया, तो अभी ये दोनों आंसर अभी भी लाइव है, ए यहां भी है, ए यहां भी है। ठीक है, अब बात चलती है ना डी और सी में। ठीक है, तो अब हम फॉर्मल अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो हम रूल 3 को बाईपास करके रूल 4 से जज करेंगे। ठीक है, अगर रूल 4 फेल कर जाएगा तो फिर रूल 3 पे लौट के जज करेंगे उसको। ठीक है, लेकिन अगर रूल 4 से काम कर जाता है तो हम उसके आधार पे जज कर लेंगे। तो यहां पे हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे ही है। ठीक है, तो ये तो सेम हो गया। यहां नेगेटिव चार्ज यहां कार्बन पे और यहां पे नाइट्रोजन पे। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, किससे, है ना, कार्बन से। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ज्यादा स्टेबल होगा, यानी मैं कह सकता हूं यहां पे कि जो डी वाला जो स्ट्रक्चर है ना, वो डी जो है वो सी से ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पे मैं डी को ऐसे कर ले रहा हूं और फिर जो है सी कर ले रहा हूं। तो यानी मैं कह सकता हूं कि इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 3 हो जाएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन में 7 क्वेश्चंस किए, कुछ आइडिया आपको लगा होगा कि कैसे रूल्स को अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने पहले थ्योरेटिकली आपको सिर्फ रूल्स बताए थे कि कैसे क्या रूल्स होते हैं। अब मैं उसको सिखा रहा हूं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। रूल 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ। अगर क्वेश्चन में चार्ज सेपरेशन ज्यादा है तो रूल 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 को बाईपास करके 4 लगाओ। ठीक है, अगर 4 से भी नहीं जज होता तो वापस 3 से आके जज करो। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, रूल 1 लगाइए, 2 लगाइए, तो हमेशा लगेगा। चार्ज में सेपरेशन ज्यादा नहीं है तो 3 लगाओ फिर 4 लगाओ। लेकिन अगर चार्ज में सेपरेशन ज्यादा है तो 3 को बाईपास करके पहले 4 लगाओ। 4 जब फेल कर जाए तो वापस 3 से आप जज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा इसको। अब इसमें क्या पूछा गया, सबसे स्टेबल कौन सा है ना, इसमें क्या है, अरे ये क्वेश्चन था अरेंज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। ये था अरेंज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, अरेंज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी था ये। ठीक है, इसमें आपको स्टेबिलिटी के आधार पे अरेंज करना था। यहां क्या है, ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां है ना, पिक द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर। तो ये
ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर के, अब इसमें तो सबसे स्टेबल कौन है बताइए। तो ठीक है, लगाइए रूल। पहला रूल क्या है? पहला रूल है हमारा कि ना ऑक्टेट, ऑक्टेट देखते हैं। यहां ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहां ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहां भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहां ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो जज हो गया डी सबसे स्टेबल होगा। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही। अब लेक्चर नंबर 6 में, 6 हो गया ये। ठीक है, लेक्चर नंबर मैंने 4 में या लेक्चर 3 में मैंने रेजोनेंस क्या होता है ये बताया है। रेजोनेंस लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको 4 और 5 में मैंने आपको कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना है ये सिखाया। लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको ये सिखाया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे निकालनी है ये सीखा। अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे रेजोनेटिंग सिखाऊंगा कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है और रेजोनेंस एनर्जी के आधार पर अलग अलग कंपाउंड्स को कैसे अरेंज किया जाता है। ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।